जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अडानी डिफेंस ने AMCA फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में लार्सन एंड टूब्रो दूसरी बड़ी प्राइवेट कंपनी बनकर सामने आई है, जो कि इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है। मतलब साफ है कि आगे और भी कई प्राइवेट कंपनियां इस मेगा प्रोग्राम से जुड़ने वाली है। यानी कि भारत सरकार अब पहली बार बड़े लेवल पर प्राइवेट प्लस PSU प्लस गवर्नमेंट एजेंसी सबको एक साथ जोड़कर काम करवा रही है। यहाँ पर L&T ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इन दोनों कंपनियों का मकसद है कि वे मिलकर AMC प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तो L&T और BEL के बारे में तो आप सब जानते हैं। L&T जैसे कि पनडुब्बी मिसाइल लॉन्च सिस्टम, एरो स्ट्रक्चर बनाने में माहिर है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम्स बनाती है। दोनों ही मिलकर फाइटर जेट के स्ट्रक्चर प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को तैयार करेंगे। अब ये बात तो दोस्तों क्लियर हो गई कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारत का कातिल जो कि एक छोटा और घातक कामिकेजी लोइटरिंग ड्रोन है, इसकी कुछ खासियतें सामने आई हैं। और इन खासियतों में यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें इसे कैटापल्ट या फिर छोटे रनवे से छोड़ा जा सकता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12 किलो है। विंग स्पैन 2 मीटर का है। नेविगेशन की बात की जाए तो GNSS ऑप्टिकल नेविगेशन, यानी कि अगर GPS बंद हो जाए तो कैमरा ऑब्लिक विजुअल सिस्टम से ये अपने रास्ते पर चलता रहेगा। और इसका CP है लगभग 2 मीटर, मतलब हिट बहुत ही नजदीक होगा। और पेलोड की बात की जाए तो ये अपने साथ एंटी आर्मर, एंटी मटीरियल और एंटी पर्सनल ऑप्शंस को ले जा सकता है। इवन दोस्तों, पैराशूट से इसे वापस भी लाया जा सकता है, यानी कि रिकवरी भी इसकी की जा सकती है। स्पीड की बात की जाए तो उसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है और एंड्योरेंस 16 मिनट का है, वो भी 1 किलो पेलोड के साथ। कातिल एक तेज, सटीक और आत्मघाती ड्रोन है जो छोटे वॉरहेड के साथ लक्ष्यों पर सीधा टकराकर उन्हें खत्म कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक खबर और आ रही है जो कि थोड़ी सी टेंशन वाली है। दरअसल भारत अमेरिका के स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने और भारत में इसे बनाने को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कल ही मोरक्को में भारत की अपनी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम ने वहां पर वैप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये वाहन DRDO और टाटा ने मिलकर बनाया है। मोरक्को ने 150 से ज्यादा वैप और इसके अलग अलग वेरिएंट्स का ऑर्डर दिया है। आगे भी और भी ऑर्डर आने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, वैप और स्ट्राइकर दोनों ही 8x8 आर्म प्लेटफॉर्म है और भारतीय सेना ने अभी तक वैप को बड़े पैमाने पर अपनाया नहीं है, जबकि विदेशी देश इसे खरीद रहे हैं। मतलब साफ है कि अपने ही घर की कंपनी का बना ये वाहन भारतीय सेना इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन विदेशी सेना इस्तेमाल कर रही। अब बड़ा सवाल यह है कि जब DRDO टाटा का वैप मौजूद है और मोरक्को जैसे देशों से खरीद रहे हैं, तो भारतीय सेना को स्ट्राइकर जैसी विदेशी डील की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये हमारे प्रोक्योरमेंट सिस्टम की खामी है या फिर लॉबिंग और विदेशी हथियारों के लिए झुकाव है? इसीलिए ये भारतीय डिफेंस सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, AMCA प्रोग्राम को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। दरअसल HAL अब भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि AMCA का 20 से 25% डिजाइन पार्टनर होगा। और यहाँ पर ADA अभी भी लीड एजेंसी है, लेकिन HAL अब डिजाइन और डेवलपमेंट में बड़ी हिस्सेदारी निभा रहा है। यहाँ पर जो 20 से 25% डिजाइन योगदान HAL करेगा, उसमें एयरफ्रेम और स्टेल डिजाइन तैयार किया जाएगा उनके द्वारा, जिसमें कि कंपोजिट मटेरियल्स और रडार ऑब्जॉर्बिंग कोटिंग, क्योंकि ऑलरेडी HAL के पास तेजस और Su-30 MKI का एक्सपीरियंस भी है। दूसरा उनका काम होगा इसमें एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम को जोड़ना, जैसे कि मिशन कंप्यूटर, डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, और तीसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन। बेंगलुरु और नासिक प्लांट में प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसमें कि विदेशी GF414 इंजन और स्वदेशी सेंसर्स को इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर ये सामने आती है कि ADA पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हाईटेक, जिसमें कि R&D, AI और स्टेलटेक है, उसमें अपना रोल निभाएगा। HAL एयरफ्रेम, एवियोनिक्स प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन में अपना रोल निभाएगा। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिसमें कि L&T, बेल, अडानी और भी दूसरी कंपनियां इसके सब सिस्टम्स और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करेगी। वहीं भारतीय वायुसेना और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच 500 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को खरीदने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और ये मिसाइलें तेजस मार्क 1A फ्लीट में लगाई जाएंगी। अस्त्र मार्क 1 दोस्तों, जिसे कि DRDO ने डेवलप किया है, पहले से Su-30 MKI पर फिट किया जा चुका है इसे और ये ऑपरेशनल भी है। तेजस मार्क 1A पर अभी इसके ट्रायल जारी है। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों ये है कि BDL को अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, यानी कि फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ेगा। ऑर्डर साइन होते ही डिलीवरी तुरंत नहीं होगी, बल्कि कुछ साल लगेंगे। समय पर सौदा होना भी यहाँ पर जरूरी है, ताकि जैसे जैसे तेजस मार्क 1A स्क्वाड्रन बने वैसे वैसे ये मिसाइलें उनके लिए उपलब्ध हो सके। मतलब साफ है कि ये सौदा ये दिखाता है कि इंडियन एयरफोर्स अब स्वदेशी हथियारों पर भरोसा कर रही है। अस्त्र मार्क 1 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ एयर टू एयर कॉम्बैट में क्षेत्रीय बढ़त भी दिलाएगा। वहीं दोस्तों, भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCS प्रचंड की सुरक्षा और इसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए HAL को 2 विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें कि इजरायली एल्बिट सिस्टम और इटली की इलेक्ट्रॉनिका का। और ये प्रोग्राम हेलीकॉप्टरों को उन मिसाइलों से बचाने के लिए है जो इंफ्रारेड को ट्रैक करके हमला करती है, जैसे कि मैन पैड्स। इसके लिए
डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स नाम का एक लेजर टेक्नोलॉजी इसमें लगाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये जो DIRCM है यानी कि डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर, ये इसलिए भी जरूरी है, ये सिस्टम हेलीकॉप्टर पर दोस्तों आने वाली गर्मी संवेदनशील मिसाइलों को लेजर बीम से भटका देता है, खास करके ऊंचाई वाले इलाकों और युद्ध क्षेत्र में जहां ऐसे हमले का खतरा ज्यादा रहता है। और हाल ही में 156 LCH प्रचंड बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है, इसीलिए इनकी सुरक्षा बढ़ाना भी जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों जो एल्बिट सिस्टम इजराइल का है वो पहले से ही दुनिया के कई देशों के विमान और हेलीकॉप्टरों पर इस DIRCM सिस्टम को लगा चुका है, जिसमें कि C-130J, KC-390 और AW-101 जैसे विमान और हेलीकॉप्टर पर इसे लगाया गया है। ये हल्का, कॉम्पैक्ट और 360 डिग्री सुरक्षा देता है। वहीं जो इटली की इलेक्ट्रॉनिका है, इसके DIRCM का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में किया जाता है और ये पहले से ही इटालियन एयरफोर्स के C-27J सैप्टर्न और AW-101 मार्लिन हेलीकॉप्टर पर लगाया जा चुका है। खासियत यह है कि ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। दोस्तों हालांकि इससे भारत को फायदा होगा। HAL इस सिस्टम को को डेवलपमेंट मॉडल पर लेकर आएगा, तकनीक भारत में बनेगी और आगे चलकर भारत इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। ये कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति को मजबूत करेगा। मतलब साफ है कि इजराइल और इटली दोनों ही कंपनियां HAL के साथ मिलकर प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेजर डिफेंस शील्ड देना चाहती है ताकि वो दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलों से बच सके। वहीं भारतीय नौसेना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स खरीदने की योजना बना रही है। ये जहाज एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए होंगे, लेकिन अब इन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैरियर्स में बदलने पर विचार किया जा रहा है और इसके जरिए भारतीय नौसेना की ISR और स्ट्राइक क्षमताएं बढ़ सकती है। UAVs को मौजूदा MiG-29K और राफेल M जैसे पायलटों वाले विमानों के साथ मिलकर चलाया जा सकता है, यानी कि मैन अनमैन टीमिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। दरअसल यहाँ पर UAV कैरियर्स काफी जरूरी होते हैं क्योंकि ये काफी सस्ते और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। लगातार इनके जरिए निगरानी की जा सकती है और ये सटीक स्ट्राइक कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, मैन और अनमैन मिशन में ये काम आ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों फिक्स विंग UAVs जैसे कि भारत का घातक या फिर MQ-9B सी गार्डियन का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे ड्रोन जैसे कि DRDO का तापस, उसका इस्तेमाल हो सकता है। UAV से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टारगेटिंग, डेटा और डिस्ट्रैक्शंस किया जा सकता है। LPD के डैक और हैंगर को UAV लॉन्च प्लस रिकवरी के लिए बदला जा सकता है। इवन कई ड्रोन एक साथ ऑपरेशन करके दुश्मन की रक्षा प्रणाली यानी कि डिफेंस सिस्टम्स को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और UAV कैरियर्स दोस्तों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ या फिर अलग से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। इंसानी पायलटों की सुरक्षा होगी और UAV जो है वो जोखिम वाला काम संभालेंगे। प्लस यहाँ पर कम लागत आएगी, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की तुलना में काफी सस्ता होता है। लेकिन यहाँ पर भी चैलेंजेस है दोस्तों। भारत का घातक UCAV जो है वो अभी डेवलपमेंट फेज पर है। MQ-9B जैसे ड्रोन काफी महंगे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल किया तो जा सकता है इन चीजों के लिए। और यहाँ पे LPDs को UAV लॉन्च ऑब्लिक रिकवरी सिस्टम और C4ISR टेक्नोलॉजी के लिए मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेनिंग भी जबरदस्त तरीके से होगी और इवन UAVs को हैकिंग या सिग्नल जैमिंग से बचाने के लिए मजबूत इंक्रिप्शन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी डेवलप करने होंगे। मतलब साफ है कि LPDs को UAV कैरियर्स में बदलकर भारतीय नौसेना सस्ता, सुरक्षित और अधिक इफेक्टिव ISR प्लस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पा सकती है, जो कि इंडियन ओशन में भारत की टेक्टिकल पहुंच और ताकत को बढ़ाएगा। तो फिलहाल तब देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।